So my first question to you, Ramveer ji, is कि वेटलैंड क्या है? बिल्कुल, देखिए पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वेटलैंड्स की बहुत स्पेसिफिक डेफिनेशन तो नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जिनको वेटलैंड कहा जाता है। तालाब को भी, झील को भी, कुएं तक को भी वेटलैंड कहा जाता है। बट जब हम मोटी मोटी वेटलैंड की बात करते हैं तो ये एक वाटर बॉडी है जिसमें सीजनल या परमानेंट पानी होता है, और ये हमारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं एज वेल एज पूरे इकोसिस्टम को ये सपोर्ट करते हैं। तो वेटलैंड की एक दिल्ली जैसे शहर में या फिर एक ऐसे शहर में जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे लोग बाग माइग्रेट होके काम के लिए आते हैं, इट्स अ वेरी डिफाइंड सिटी, वहाँ पे वेटलैंड्स की क्या इम्पोर्टेंस है? बिल्कुल, देखिए जहाँ जहाँ तक अर्बन एरिया बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो, और स्पेशली जब हम बहुत मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं, गुरुग्राम है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, तो यहाँ पे जो वेटलैंड्स हमें लगता है कि ये ख़राब चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ही काम आ सकती हैं। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घर देने का हमारे सामने एक चैलेंज होता है, सरकार के सामने भी, हमारे सामने भी। लेकिन जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं तो तब, और ये कहीं ना कहीं जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, वो कहीं ना कहीं वेटलैंड्स को ख़त्म करके बनी हैं। ये कड़वा सच है। और चाहे आप गुरुग्राम देख लीजिए, चाहे नोएडा देख लीजिए, तो आप अगर पिछला रिकॉर्ड निकालेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वेटलैंड हुआ करते थे, लेकिन आज उसी जगह पे कोई ना कोई बिल्डिंग बनी हुई है। और जब हम ये वेटलैंड्स ख़त्म हो गए हैं, बिल्डिंग बन गई है, शहर सुंदर लगने लगा है, तब असली चैलेंज शुरू होता है, तब इनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। और उनकी इम्पोर्टेंस ये है कि आज जो अर्बन एरियाज़ में, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, जो अर्बन हीट आइलैंड्स नाम से एक नई प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड खड़ी हो गई है, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। शहरों का जो टेम्परेचर है वो गाँव की तुलना में ज़्यादा रहता है पूरी साल, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, तो उसी को हम अर्बन हीट आइलैंड कहते हैं, कि कैसे एक अर्बन एरिया पूरा एक हीट का आइलैंड बन गया है। तो वो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और जो कि सॉल्यूशन भी उसी का ये है कि वेटलैंड वहाँ पे बनाए जाएं, और प्रॉब्लम भी यही है कि वहाँ पे वेटलैंड ख़त्म हुए, इसलिए प्रॉब्लम शुरू हुई है। दूसरा, अर्बन फ्लड्स, जो कि आप आज का एक हॉट टॉपिक है। अर्बन फ्लड्स ज़्यादातर अर्बन एरिया में आने वाली फ्लड्स हैं, बाढ़ हैं, जो थोड़ी सी बारिश आती है और जैसे बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं शहरों में, तो वही पानी जो वेटलैंड में जाके स्टोर होना था, वही पानी, बारिश का पानी जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करना था, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना था, वो पानी आज हमारी सोसाइटीज़ में, अपार्टमेंट्स में बाढ़ का काम कर रहा है, एक फ्लड का काम कर रहा है। तब हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है कि वेटलैंड से मेट्रो सिटीज़ में बाढ़ भी कम आती है, प्लस वहाँ पे टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, आई मीन सिटी हमारी कूल रहती है। और तीसरा, वहाँ के लोगों को भी स्ट्रेस आउट कम होता है, क्योंकि वो तालाब के किनारे बैठ सकते हैं, वेटलैंड में जाके बैठ सकते हैं। तो चाहे वो मेडिकल इम्पोर्टेंस हो, चाहे वो सोशल इम्पोर्टेंस हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस हो, बहुत सारे फ़ायदे हैं मेट्रो सिटीज़ को भी। मैं थोड़ा बहुत आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपको क्या मोटिवेशन मिला, क्या था आपका मोटिवेशन वेटलैंड्स को रीस्टोर करने का या इस डोमेन में काम करने का? दरअसल मुझे वेटलैंड का तो बहुत बाद में पता चला कि मैं वेटलैंड रिस्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो इनको जोहड़ कहते हैं, है ना। जोहड़ है, तालाब है, और पोखर है, बहुत सारे नाम हैं। और हमारा ये एक वॉलंटियरिंग इनिशिएटिव था कि जिसमें हमें किसी तालाब के आसपास जाके सफाई करनी है, वो भी वॉलंटियर्स के साथ। तो हम पूरा उसको रिजुवनेट नहीं करना चाहते थे, ना हमारे पास उतने रिसोर्सेज थे। लेकिन जब धीरे धीरे इस फील्ड में आए तो पता चला कि वाटर बॉडीज़ के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो एंक्रोचमेंट है, गार्बेज है, सीवेज है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो लोगों के सपोर्ट से, एनजीओज़ के सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, कॉरपोरेट के सपोर्ट से, फिर हमने उसको जितना हमें आता था उतना हमने रिजुवनेट करना शुरू किया, और धीरे धीरे हमें नॉलेज होती चली गई और लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। तो ये एक वॉलंटियरिंग सपोर्ट था, जो कि एक पैशन की वजह से शुरू हुआ था, कि जिन वाटर बॉडीज़ में खुद हम नहाए हैं बचपन में यहाँ पे, जिसमें मैंने खुद भैंस नहलाई हैं अपनी, वही वाटर बॉडी आज एक लैंडफिल साइट जैसी दिखती हैं। तो उन वाटर बॉडीज़ को कहीं ना कहीं वापस से रेस्टोर करने का एक इनिशिएटिव था। और हमने नहीं पता था कि, सच में हमको नहीं पता था कि ये दूसरे स्टेट्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में भी जाएगा। हमारा मकसद था कि हम लाइफ में एक दो ऐसे तालाबों को ज़रूर रेस्टोर करेंगे। लेकिन वो मिशन बढ़ने लगा, तो हम भी जहाँ जहाँ मिशन बढ़ा हम भी मूव होने लगे।
तो हम जिस साइट पे आज बैठे हैं दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइट्स जो कि आपने रिस्टोर करी है, एक ऐसा वेटलैंड जो आपने रिस्टोर किया है। तो ये जर्नी आपने कब शुरू करी थी? ये दरअसल जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तो हमने अपने गांव में जल चौपाल एक नाम से इनिशिएटिव शुरू किया था। जल चौपाल यानी इस तरह के टॉपिक्स के बात करने, उसमें डिस्कशन करना बच्चों के साथ, क्योंकि मैं उस समय पे क्या ना ट्यूशन सेंटर चलाता था घर पे। तो ट्यूशन सेंटर में मैं अपने बच्चों के लिए इनिशिएटिव शुरू किया था कि चलो मैथ फिजिक्स के अलावा भी कुछ जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं सब बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका जो सच में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कोई भी, क्योंकि रट के हम मार्क्स तो ले आते हैं, पास भी ले हो जाते हैं, लेकिन सच में आसपास जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उनके बारे में हम नहीं जान पाते हैं। तो वो एक इनिशिएटिव था जिसका बाद में हमने जल चौपाल राम रखा, और थोड़ा सा हम भी उसके बारे में सीरियस हुए तो लोगों से डिस्कस करने लगे, गांव वालों से डिस्कस करने लगे, धीरे धीरे दूसरे गांव में जाने लगे। तो उस तरह से इनिशिएटिव शुरू हुआ था, और नहीं पता था कि ये तालाबों की तरफ भी मुड़ेगा एक दिन। तो एक वॉलंटियरिंग इनिशिएटिव था, वो भी स्टूडेंट्स के लिए, फिर वो गाँव वालों के लिए बना, फिर वो डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, और अभी हम पूरे देश में ये काम कर रहे हैं। तो आपने अभी तक कितने वेटलैंड्स को रिस्टोर कर लिया है? मैं 80 से ज़्यादा वेटलैंड्स में मैं काम कर चुका हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। कई जगह एज ए एडवाइज़र काम करता हूँ, कई जगह हमारी एनजीओ रेजुवनेट करती है डायरेक्टली, गवर्नमेंट को भी कई बार हम सपोर्ट करते हैं। और ये काम जो है सपोर्ट से होते हैं, है ना, उसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट होता है, उसमें एनजीओज का भी होता है, कॉरपोरेट्स का भी होता है। तो हम सब लोग मिल के उस तालाब को रेजुवनेट करते हैं। और ये इसका प्रोसेस क्या होता है एक वेटलैंड को रिस्टोर करने का? देखिए, वेटलैंड का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कि वेटलैंड में, उस पर्टिकुलर वेटलैंड में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि वेटलैंड जब आप देखेंगे ना, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। किसी में गार्बेज है, किसी में सीवेज आ रहा है, किसी पे एंक्रोचमेंट हो गया है, किसी में पानी उस तरफ अभी नहीं आता है, वो सारी है। तो गार्बेज क्लीन करते हैं, वीड्स क्लीन करते हैं, पानी को ट्रीट करने के लिए वहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन चैम्बर लगाते हैं, चारों तरफ प्लांटेशन करते हैं, फेंसिंग करते हैं, पानी के लिए उससे चैनल जोड़ते हैं जो भी आसपास के वाटर नेटवर्क्स हैं, ताकि वो ज़िंदा हो जाए, ताकि वहाँ पे वापस से बायोडाइवर्सिटी हो जाए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम करते हैं वो उस लेक या पॉन्ड के बीच में हम आइलैंड डेवलप करते हैं, ताकि वहाँ पे बर्ड्स को सुरक्षित भी फील हो, सेफ़ फील हो। वहाँ उस तरह की ग्रासेस लगाते हैं जिनको तोड़ के वो अपने घोंसले बना सकें, अपने बच्चे उनके बीच में छिपा सके, और उनको एक वहाँ पे सेफ़ सिक्योरिटी फील हो, ताकि वहाँ पे वो एक हैबिटेट जनरेट हो सके। क्योंकि तालाब के किनारे पे तो शायद कोई पक्षी हमें अंडा नहीं देगा, है ना, या अपना घर नहीं बनाएगा, क्योंकि उतने कुत्ते बिल्ली वहाँ पे घूमते रहते हैं, खा जाते हैं उनके अंडों को। तो हमने बीच में एक जगह बनानी शुरू करी, उसमें घास लगाना शुरू किया, और हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे हमने ये आइलैंड्स बनाए ना, वहाँ पे बहुत सारे डक्स आने लगी। तो दैट वाज इनिशिएटिव। जब हमें पता चला कि सच में हम पॉन्ड रेस्टोर करते करते वेटलैंड रेस्टोरेशन में आ गए, क्योंकि पॉन्ड में और वेटलैंड में शायद यही हमें अंतर समझ में आता है कि वेटलैंड मीन्स मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर इकोसिस्टम। पॉन्ड तो क्योंकि आर्टिफिशियल भी हो सकता है, पॉन्ड तो सीमेंटेड भी हो सकता है, पॉन्ड तो कंक्रीट का भी हो सकता है, लेकिन एक वेटलैंड कभी कंक्रीट का नहीं हो सकता। वेटलैंड में बहुत सारी घास होनी चाहिए, बहुत सारे पेड़ होने चाहिए, बहुत सारी डक्स होने चाहिए, बहुत सारे रेप्टाइल्स होने चाहिए, तब जाके एक पॉन्ड को वेटलैंड बनाया जाता है। तो हम कहीं ना कहीं, हमें बाद में महसूस हुआ कि हम वेटलैंड तक पहुंच गए, और वो हमें पता चला कि जब हमें एनवायरमेंटलिस्ट लोग मिले, क्योंकि हमारी तो किसी की भी फील्ड की कोई डिग्री नहीं थी, कोई पढ़ाई नहीं थी, बट हमें धीरे धीरे पता चलने लगा कि सच में क्या वेटलैंड्स होते हैं। तो ये सारे प्रोसेस में क्या डिफ़िकल्टीज़ थी जो आपने फेस करी? डिफ़िकल्टीज़ तो देखो बहुत सारी है। हम पॉन्ड को रेजुवनेट कर सकते हैं, लेकिन माइंड सेट को रेजुवनेट नहीं कर सकते लोगों के, क्योंकि जिनकी एक बार हैबिट हो गई कि इसी में आके कचरा डालना है, तो वो अगले 4-5 साल तक ना वहीं पे आके कचरा डालते हैं ना। खुद हमारी भी हैबिट होती है कि गली में जहाँ कूड़ा डलता है सब लोग वहीं कूड़ा डालते हैं, वो भी तालाबों के लिए भी वही है। तो तालाबों को भी वैसे ही डस्टबिन की तरह हम यूज करते हैं, तो वहीं पे सब लोग कुछ कचरा डालते हैं। एंक्रोचमेंट एक बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों ने उस पर कब्जा करके कुछ ना कुछ बना लिया, बिल्डर लोगों ने कब्जा कर लिया है उन पर, और कब्जा करना हटाना हमारे बस की नहीं होता है, क्योंकि उसमें पुलिस इन्वॉल्व होती है, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, बिल्डर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो हमारी कैपेसिटी से बाहर का मामला होता है। तो हम उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि कंप्लेंट फाइल करते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। बहुत सारी जगह हट जाता है, लेकिन अधिकांश जगह नहीं हटता है, तो हमें फिर उस कंडीशन में हार मान के जितना पॉन्ड बचा हुआ है एंक्रोचमेंट फ्री है, उसी पे काम करना पड़ता है। तीसरा है फाइनेंशियल, है ना, तो उसके लिए क्योंकि रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं,
है ना, बहुत सारा मशीन चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है, और हम किसी को मशीन वाले को तो नहीं बोल सकते कि आप हमारे लिए फ्री में काम कर दो या मशीन फ्री में दे दो। तो उस तरह के हमें रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे कॉरपोरेट्स और इंडिविजुअल्स हमें सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, तो वो चाहिए, कुछ चैलेंजेस हमारे बहुत कम हो गए हैं अभी। तो कोई भी वेटलैंड के बनने के बाद उसका आगे के प्रोसेस में क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं? आगे के प्रोसेस में देखो, जो थ्रेट हो सकते हैं वो ये है कि वो वापस से उसी कंडीशन में आ सकता है ना। हम उसको अगर 1-2 साल नहीं देखेंगे तो वापस से उसी कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि ये 40-50 साल में जाके ख़राब हुए वेटलैंड्स, है ना। और हम उसको सोचें कि हम उसको 2 महीने में रिजुविनेट कर देंगे, इम्पॉसिबल, है ना। उसको उतना ही टाइम चाहिए वापस से इकोसिस्टम जनरेट हो, मछली आने में, तितली आने में, बर्ड्स आने में, डक्स आने में। आप देखेंगे तो 3-4-5 साल में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देने लगता है ना। पानी तो उसमें आप मान लो 6 महीने में भर सकते हैं, बट आप उसमें बायोडाइवर्सिटी 6 महीने में नहीं ला सकते। आप उसमें आर्टिफिशियली कुछ डक्स डाल सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना। वो जो खुद उस तरफ आएंगे माहौल देख के, इकोसिस्टम देख के, दैट इज़ द एक्चुअल बायोडाइवर्सिटी। तो वो 4-5 साल में जाके दिखना शुरू होता है। अगर उसी से पहले उसमें अगर कुछ हमने ख़राब कर दिया तो फिर वो कभी नहीं होने वाले। तो वो थ्रेट्स होते हैं वहाँ पे। और इसी ये सारे प्रोसेस के अंदर लोकल कम्युनिटी, जो आसपास के लोग बाग हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, वो तो रोल प्ले करते हैं कि कहीं कहीं पे कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव होती है, तो वो अपोज करते हैं अगर कोई उसको फिर से कचरा घर बनाने की कोशिश करता है, कोई कूड़ा डालता है। कहीं कहीं पे नहीं होता है, क्योंकि कहीं कहीं पे सब जगह पे एक जैसे लोग नहीं होते हैं। कहीं कहीं पे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट करता है, कहीं पे नहीं करता है। तो लोकल कम्युनिटी का तो यही है कि वो कितने लंबे टाइम तक उसको वैसे ही मेंटेन कर सकते हैं। दैट इज़ द रियल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। आपकी जो आपने पहला वेटलैंड रिस्टोर किया था, उसकी कहानी बताइए। देखो, पहला तो हमने क्या किया ना, पूरी तरह से रिजुविनेट नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास फंड भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे। बस हमने उसको क्लीन किया था। जो भी हमें गार्बेज तैरता हुआ दिख रहा था वो हमने क्लीन किया था। तो दैट वाज द स्टोरी, और वो भी सिर्फ वॉलंटियर्स के सपोर्ट से किया था, कोई फंड उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि फ़ंड कहाँ से हम ला सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट हम कहाँ से ला सकते हैं। तो फिर हमने उसको रिजुविनेट करना शुरू किया। ऑन द ग्राउंड रियलिटी, मैं जानना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने वेटलैंड्स को लेके क्या काम किया है, और बेटरमेंट के लिए कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए, गवर्नमेंट की ना बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की अलग चल रही हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की अलग चल रही है, और सबसे ज़्यादा अभी जो चल रही है वो अमृत सरोवर नाम से पूरे भारत में एक स्कीम है। और अमृत सरोवर का मोटिव ही ये है कि जो पुरानी वाटर बॉडीज़ है उनको रिजुविनेट किया जाए और नई बनाई जाए। तो उससे भी बहुत सारे वाटर बॉडीज़ को फिर से रिजुविनेट होता हुआ मैंने देखा है सच में। और लेकिन लूप होल्स हर जगह होते हैं, कमियां हर जगह होती हैं। तो बहुत सारी जगह ऐसा भी है कि वो सही से रिजुविनेट नहीं हो पाए हैं, और उसके लिए हम गवर्नमेंट को टाइम पे सजेशंस भी देते हैं। थैंक यू।